आप सभी को जय हिंद। आप सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जबरदस्त, जिंदाबाद। कल का क्लास आपको कहाँ तक एंड किए थे? कोई बॉयज एंड गर्ल्स जो भी हो वो थोड़ा सा आपको कमेंट करके बता दें। साउंड क्लियर है या नहीं, ये बताइए। साउंड क्लियर है या नहीं, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। गोपालगंज से, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि साउंड आपका क्लियर है या नहीं। क्लियर है? ओके, आगे हम लोग बढ़े। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को पता चल रहा है कि इंडियन पॉलिटी क्या है, कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, किस लेवल से हम लोग पढ़े थे, है ना। दोस्तों, कल का आपका लास्ट जो था, अंतरिम सरकार की गठन हो गई थी, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया था, जिसमें हमने बताया था। एक लड़का हमको कमेंट करके बोल रहा है सर, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी नहीं थे। कोई कमेंट किया था, हमने देखा था। तो मैं बता दूं बाबू कि झंडा समिति के अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि ऑलरेडी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे ऑलरेडी, ठीक है ना। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो जाहिर सी बात है कि वो अस्थायी के तौर पर थे, और आपके जेबी कृपलानी साहब थे, वो आपको अस्थायी तौर पर थे। तो निश्चित तौर पर आप भूलेंगे नहीं। तो झंडा समिति का एक अलग ही कमेटी है, जो झंडा कैसे बनेगा, उसका आकार क्या होगा, कौन कौन सी कलर होगी, उस कलर की क्या विशेषताएं होंगी, है ना, वो अलग सेक्शन ही था। तो आप सभी लोगों को एक बार पुनः जो है आप लोगों को जय हिंद। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में कल हमने बता दिया था, और अच्छी तरीका से आपको हम बताए थे। चुनाव करवा दिए थे, गुड। सब इंस्पेक्टर सोनू मल्होत्रा, आप सब इंस्पेक्टर हो आप, तो जाहिर सी बात है आपको क्लास कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग। कैबिनेट मिशन योजना का हमने विस्तार कर दिया था। गृह मंत्री थे और सूचना प्रसारण जो मंत्री से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, या बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पता होगा आप लोगों को। तो जाहिर सी बात है, ये सब ध्यान रखेंगे आप लोग, तभी जाकर के आप लोग याद करेंगे। लियाकत अली खान का जो नाम सुने होंगे, जो लियाकत अली खान जो जाकर के पाकिस्तान के जो है पहले प्रधानमंत्री बने थे वो, और हमारे यहाँ वित्त मंत्रालय के पोस्ट पर थे वो, जब अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था, तो लियाकत अली खान। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। आप लोग को आज 1922 टू 1950 तक बोले थे सर पढ़ाने को, सर बिल्कुल आज हम लोग वही काम करेंगे कि थोड़ा सा पिछले वाला पॉइंट को रिपीट करते हुए और हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग आप लोग पेन और पेपर लेकर के रेडी हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। नोट्स क्यों नहीं लिखवाते, क्या कारण है? नोट्स मिल तो रहा है बाबू, नोट्स आप लोग बनाते नहीं हो, नोट्स आप लोग बनाइए, ठीक है। सोनाली सिंह कश्यप हो, या हम देखते हैं कि कुछ बच्चा, लड़का और लड़की जो है नोट्स बना करके भेजता है। आप स्वयं मेहनत करिए, इस सेक्शन पर आप लोग स्वयं मेहनत करिए। अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहे हैं आपको, तो हम देंगे ही नोट्स, लेकिन अभी जो है आपको स्वयं आपको मेहनत करना होगा। पूरा कैबिनेट मिनिस्ट्री आपको बता दिए थे, मंत्रालय का गठन हो गया था। लियाकत अली खान जो है हमारे यहाँ वित्त मंत्री थे, अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था तो हमारे यहाँ वित्त मंत्री थे, और वही लियाकत अली खान यानी कि 14 अगस्त 1947 को जाकर के आपको पाकिस्तान का जब डिवाइड हुआ, बंटवारा जब हुआ, तो जिस निश्चित तौर पर वहां जाकर के वो प्रधानमंत्री बन गए थे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप अपना आंख क्यों बंद कर लेते हैं? हम सोचते हैं बाबू, आंख बंद करने का कोई रीजन नहीं है।
हम कुछ सोचते हैं, ऐसा ना हो कि मैंने हमसे कुछ गलत बोला जाए, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, पढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग आपके कल जो हमने जो बताया था, निश्चित तौर पर जो 1946 तक बताए थे, देखिए आज थोड़ा सा हम बताते रहे हैं कि कल की बातें और आज का मिश्रण करते हुए हम लोग पुनः जो है आपको उसमें हम लोग पढ़ेंगे 1946 से लेकर के, जब संविधान सभा की जब प्रथम जो बैठक हुई थी, ठीक है, संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो उसके बाद जो क्या क्या उसके सीन हुए थे, क्या क्या हमारे अंदर जो है कि भारत और पाकिस्तान के जो लीडर थे, कहने का मतलब कि जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो लीडर थे, उनके बीच में क्या तनातनी हुआ था, ये सब सारे सेक्शन आपको हम बताने की कोशिश करेंगे आज। साउंड तो मेरा लाउड है यार, साउंड में क्या प्रॉब्लम हो गया, बोलिए। सर आपके जैसा इतना कंटेंट कहीं नहीं मिलता है। एक बात ध्यान रखो कि जब से हम लोग, खास करके जब से हमने बिहार दरोगा का कटअप जो दिया है, और बिहार दरोगा प्री में मेरे क्वेश्चंस जो आए हैं, और बिहार दरोगा मेंस में भी, तो मेरे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, क्योंकि हम आप लोग जो पढ़ाने और दूसरे टीचर से भी आप लोग देख लीजिए पढ़ करके, तो मेरा जो जितना भी क्वेश्चन जो होता है सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि सर इतना क्वेश्चन देते कहाँ से हैं, किस लेवल से देते हैं। तो अभी बहुत सारे पटना के जो टीचर हैं, जो अच्छे अच्छे स्टार टीचरों में से जाने जाते हैं, वो लोग भी मेरा जो है राग अलापते हैं, लोग मेरा राग अलापते हैं, और जो हम बोलते हैं वही वो लोग भी बोलना अब स्टार्ट कर दिया है। यानी कि सुर में सुर, जब गाना है ना कि मिले सुर तुम्हारा हमारा, तो वही सुर में सुर वो लोग मिला रहा है। अब कल जो है आपको नोटिफिकेशन एक तो दिए हुए हैं कि आपको अगस्त में यानी कि 15 से 20 एक ESI का, एक्साइज सब इंस्पेक्टर का जो फॉर्म आपको आ रहा है। तो अब हर लड़का और हर लड़का में जो है कि अंदर से जो है उत्तेजना पैदा हो चुका है, और टीचर में तो था ही लोग। और आपको बार बार बता देते हैं कि आप वैसे टीचर से कभी मत पढ़िएगा जो खुद का आज तक पीटी का रिजल्ट नहीं दिया हो। खुद का कोई अकेला चना भाड़ा नहीं फोड़ सकता है, ये मेरा विश्वास है। अगर हम बोलते हैं कि नहीं हम साइंस नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जिस सब्जेक्ट पर हमारी पकड़ है उसी पर हम ज्यादा रिसर्च करते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसी टाइप से कोई अकेला टीचर जो है सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है, एक बात ध्यान रखिएगा। कोई भी टीचर हो अगर ऐसा कहता है तो समझिए कि उसके जैसा समाज में वर्ष किसी की स्थिति नहीं है। यानी कि सबसे वो गंदा, यानी कि पैसा कमाने के चक्कर में वैसा केवल कर रहा है। लेकिन उसका भी मेंटेलिटी हम जानते हैं कि उसका भी मेंटेलिटी क्या, वैसा दुकान जो है बहुत कम समय तक चलता है, ठीक है। अगर पटना की अगर स्थिति पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म छोड़ करके अगर ऑफलाइन में चले आए तो ढेर जना का दुकान बंद हो जाएगी, लिख लिया तो लोग। तो ऐसा हम नहीं बोलते हैं, नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से फायदे हैं आप लोग पढ़ने में। और उसी समय से हमारी पराकाष्ठा जो है बिहार दरोगा प्री मेंस, कट ऑफ, प्री मेंस और मेरिट का, तो दोस्तों वीडियो है आप लोग देख सकते हैं। तो मेरा 100% सही हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये अनुभव है। कुछ लोग कहता है कि सर अपने पद का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं बता करके। अरे भाई, हम लड़कों के साथ में हैं, लड़का की जिंदा दिली के साथ में है, और लड़का लोग चाहता है उसको हम दे रहे हैं, इसमें बुराई क्या है ये बताइए। तो निश्चित तौर पर जो है किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कंटेंट तो मार्केट में बहुत है, लेकिन राकेश लाल के जैसा क्रीम कोई निकाल के नहीं देते हैं, यही इनकी खासियत है। बंधन है, अभिनंदन है आपका गुरुदेव, थैंक यू राहुल रंजन पाठक। सही बात है, आपको कंटेंट जो है ना एग्जाम ओरिएंटेड है। बहुत सारे देखते हैं टीचर बड़ा पढ़ा रहा है बच्चों को, लड़का को भी नहीं समझ में आ रहा है। आज के लड़के लोग क्या चाहते हैं, लड़के लोग ये चाहते हैं कि कम समय में मेरी बेहतर तैयारी हो जाए, कम समय में बेहतर तैयारी हो और मेरा रिजल्ट हो, तो वो चीज आपको देना होगा। यू आर सुपर सर जी, वाह, ये गाना सुना दीजिए सर जी। कौन सा गाना सुनोगे बोलो, गाना सुना दे। गाना गाना मेरे क्या बोलते हैं, मेरे उतने सुर अच्छे नहीं है जितने आप चाहते हैं। गाना सुना देंगे, कभी क्लास कीजिए, अभी उसके बीच में आपको गुनगुना देंगे थोड़ा सा गाना भी आप लोग को। रानी कुमारी भी बोल रही है कि सर गाना सुना दीजिए। एकदम लाइफ में हैप्पी रहो आप लोग, मस्त एकदम बिंदास।
इतना ध्यान रखो। हम जहां भी हो, जिस रूप में भी आप लोग हो, एकदम मस्त रहो, पढ़ो खूब, पढ़ाई मत छोड़ना कभी लाइफ में, एक बार ध्यान रखना। अभी भी बहुत सारे किताब आपके पास होंगे, ओल्ड सॉन्ग बोल रहे हैं, ओल्ड सॉन्ग आप सुना देंगे आपको, पहले तो आप क्लास कर लीजिए, है ना, उसके बाद आप लोग को गाना भी सुना देंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। कल हमने कहा था कि 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है सबसे पहले संविधान सभा की मांग किया गया था, ये तो आपको पता है। अब इसलिए क्वेश्चन को बीच बीच में पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन आप लोग को एक सीरीज में जो उसको पिरो करके रख देते हैं, उसके बाद सीधे 1946 पर चले आएंगे। तो आप लोग लिखते भी रहेंगे, जहां जहां आपकी आवश्यकता होगी, जिस रूप में होगा लिखते भी रहेंगे। तो हमने कहा था 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, है ना, बीजी तिलक जिसको बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने स्पष्ट शब्दों में कहा था एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि भारत के पहले बहुत सारे विकसित जो कंट्री हैं, जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, ऐसे रूस, रसिया है, तो ये सब के पास ऑलरेडी जो है पहले से संविधान था। तो संविधान था तो निश्चित तौर पर वहां की गवर्नमेंट चल रही थी, तो हमारे यहाँ भी उस तरह का होना चाहिए, कहने का मतलब मेरा ये था। तो इन्होंने सबसे पहले राग आलाप किया कि नहीं भारी संविधान, है ना, संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा का निर्माण होनी चाहिए, तभी जाकर के संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा जाएगा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही पूरे हमारे देश के जो नागरिक है, जो लोग हैं, उसके अनुसार चलेगा। ठीक है, तो ये जो है जाकर के आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड चल रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कहां पर है कि आप ये देख रहे हैं 1895 में, 96 में भी आपको याद होगा 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। क्या हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसी अधिवेशन में जाकर के पहली बार जो है राष्ट्र गीत, है ना, राष्ट्रगीत का मतलब होता है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ठीक है, तो ये जाकर के राष्ट्रगीत गाया गया, क्लियर है ना, राष्ट्रगीत। और राष्ट्रगीत का समय कितना सेकंड होता है? तो 65 सेकंड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमारी भारत में जो है ये जब आया राष्ट्रगीत आया, यानी कि आनंद मठ जो उपन्यास जो आया, तो उसमें वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम, तो आनंद मठ आया, बंकिम चंद्र चटर्जी भी आए, है ना। कहने का मतलब है कि भारतीयों में एक जो है ना, एक अब जाकर के बुद्धिजीवी वर्ग जो बोल सकते हैं, जो समाज के बारे में जो सोच सकते हैं, हमारे देश की आजादी कैसे मिले, किस रूप में मिले, इसको जाकर के सोचने की माने पद्धति जो है कि लोगों में जागृत हुआ। क्योंकि हम लोग कहे भी थे 1800 समथिंग यानी 19वीं शताब्दी में जाकर के हमारी सोसाइटी में जो है एक से जो है ऑर्गेनाइजेशन संस्था का जन्म हुआ, जो सामाजिक कुरीतियां जो थी, है ना, राजनीतिक जो कुरीतियां थी, धार्मिक जो बुराइयां थी, ये सारे को सारे इसी में जाकर के पनपा था, और यहीं पर जाकर के वो धीरे धीरे क्या होता चला गया, खत्म होता चला गया। तो ये पीरियड जो है 1800 से लेकर के 1900 का पीरियड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुआ ये सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कुछ ना कुछ बातें जो है निकल करके आती थी, वो भी आपको याद होगा। हम चलते हैं सीधे संविधान की बात पर चलते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा 1922 की बात है। 1922 में क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था वो गया में हुआ था। कहां पर हुआ था? गया में। ये आपको बीपीएससी एग्जाम में आया भी था 67वीं में, आपको पहले भी बताया है, अभी बता रहे हैं। आईएनसी जिसको बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या बोलते हैं बाबू? आईएनसी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि बिहार में ये दूसरा था, और सीआर दास इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। थोड़ा सा सुन लीजिएगा, लिखिएगा बाद में, ये सब लिखिएगा बाद में, थोड़ा सा सुनिएगा तो माइंड में आपका जो है नाचने लगेगा। तो 1922 में स्पष्ट तौर पर कहा गया था, उसमें कांग्रेस के महत्वपूर्ण भी लीडर थे। और चूंकि वो पीरियड तो आपको पता है, चौरा चौरी हत्याकांड, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन वाला पीरियड था। इसमें जब गया में जब हुआ, बिहार में जब हुआ, पहला आपका हुआ था 1912 में, आपको बांकीपुर पटना में हुआ था। 22 में आपका कहा हुआ था? गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास। इसमें कांग्रेस के जितने भी लीडर थे, अब तो उसमें जुआ वर्ग के लोग भी आ गए थे, हालांकि उनको मौका नहीं मिला था इसमें भाग लेने का, लेकिन जो भी हमारे यहाँ जो भारत में जो होता था, वो सारे के सारे उन लोगों के पास कान में कलेक्ट हो जाता था कि क्या हो रहा है।
जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, ये सब युवा क्रांतिकारी जो लीडर थे, तो इनके द्वारा इसी में कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। क्यों ऐसा बोले थे, उसके भी कारण एकदम ऑथेंटिक माइंड में डालिए आप लोग। क्यों ऐसा बोले थे कि भारतीय, सब लिख लेंगे आप लोग, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। यहीं से एकदम ध्यान रखिएगा, यहीं से जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच पर पहली बार जाकर इस बात को उद्गार किया गया। ऐसे बहुत सारे हमारे कांग्रेस के लीडर थे, जैसे आपको बाल गंगाधर तिलक भी थे, एनजी रंगा भी थे, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो अच्छे अच्छे दादा भाई नौरोजी, सब लोगों ने कहीं ना कहीं आलाप किया। जैसे आप लोग याद होगा, आप लोग को नहीं, 1906 आपको याद होगा, स्वराज्य है कि नहीं, स्वराज्य। हालांकि ये बहुत पहले डिमांड किया गया था, लेकिन कांग्रेस के मन से कभी डिमांड किया ही नहीं गया, बोला ही नहीं गया कि मुझे स्वराज्य चाहिए। स्वराज मतलब अपना राज, सेल्फ रूल जिसको बोलते हैं। तो इसी में जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में, ठीक है, थोड़ा सा ऑफ हो गया, कोई बात नहीं है, 1906 में जब कलकत्ता में जब अधिवेशन हुआ, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि अब मुझे स्वराज चाहिए। ठीक है, स्वराज किसके द्वारा डिमांड किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लेकिन जो स्क्रिप्ट थे, जो पढ़े जो थे, वो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पढ़ा गया था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी, यहां भी आपको सेक्शन है, 1922 में कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, कोई तो रीजन होगा, रीजन था। क्या रीजन थे उसका रीजन यही था कि आपको 1919 की बातें आपको याद होगी, कहानी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 1919 की बातें आपको याद होगी, रौलट एक्ट। उस एक्ट का नारा था, न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील। रौलट एक्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति पर अगर संदेह होता है या होगा, उसको पकड़ करके ले जाकर के अज्ञात स्थान में जेल में बंद कर दिया जाता। अब बताइए, वो एक्ट जब बना, नियम जब बना, कानून जब बना, उसमें भारतीय भी शामिल थे क्या? नहीं थे। लेकिन अंग्रेजों से हम लोग डरे हुए थे, भयभीत थे। हम लोग नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स लोग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए, हमारे भारत को, संविधान को बनाए। अगर इस तरह का अगर बनाएगा तो निश्चित तौर पर है कोई ना कोई जो इलीगल पॉइंट डालेगा, और हमेशा अंग्रेज चाहेगा, ब्रिटिशर चाहेगा कि हम भारतीयों का शासन करते रहे। ठीक है, तो इसीलिए जाकर के आलाप किया गया, कांग्रेस के मन से आह्वान किया गया 1922 में कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गया होगा? बोलिए, यहां तक की बातें आपको कोई समझ में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई होगी? बोलिए, नहीं ना हुआ होगा। अब क्या है कि उसी समय जाकर 1924 में आपको याद होगा, 1924 में क्या हुआ था? 1924 में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ भाई? आपको कहाँ हुआ था? कर्नाटका में, बेलगांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? बेलगांव में। कहने का मतलब ये है कि बेलगांव में जाकर के महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने, और पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। उनके द्वारा भी कहा गया था, ठीक है ना, उनके द्वारा भी कहा गया था। ठीक है, अब हमारा धीरे धीरे जो है कांग्रेस के मन से जो है कि अब हमेशा जो है राग अलाप किया जा रहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना। अब डिमांड पर डिमांड आ रहा था, क्योंकि हमारे भारतीय लोग जो क्षुब्ध हो गए थे अंग्रेजों से, है ना, बहुत परेशानियों का सबब करना पड़ रहा था, है ना। जो अच्छे अच्छे जो लीडर लोग थे उनको तो मान के चलिए कि ठीक है, लेकिन जो तबके के निचले तबके के लोग हैं, मिडिल वर्ग के लोग हैं, अगर ऐसे ऐसे लोग अगर मान लीजिए सपोर्ट अगर है तो कैसे होगा? तो इस तरह से जाकर के आपको पुनः जो है 1900 लिख लेंगे, 1924 में, है ना, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि नहीं, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। यहां तक तो समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपको 1928 की बातें कल बताए थे हम, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में क्या था? बोलिए, नेहरू रिपोर्ट में था
नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि मुझे स्वराज चाहिए, बोले जी स्वराज चाहिए, ठीक है आपको मिलेगा। बरकर हेड जिसका नाम कल बताए थे वही जाकर के भारत का राज्य सचिव था, उन्होंने कहा था ना कि ठीक है हमको दे सकते हैं हम लोग, लेकिन आप लोग अपना आपस में सहमति कर लीजिए, कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो या अन्य पार्टियां हो, ठीक है। लेकिन उस पर भी जाकर के फेलुअर हुआ और नेहरू, है ना, यानी कि पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा जाकर के दिल्ली में एक सभा बुलाया गया था और उसमें जाकर प्रस्तुत किया गया, उसी को बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। और कि किससे संबंधित था, ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल संबंधित था, संविधान सभा से रिलेटेड था। 1929 की बातें भी आपको याद होगी, मोहम्मद अली जिन्ना, बोलिए मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो है जाकर के 14 सूत्री मांग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, 14 सूत्री मांग। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, कभी कभी देखते होंगे आप लोग, जैसे यही चीज दिए हुए है, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है और एक तरफ जो है आपका दिया हुआ है कौन कौन सी घटना हुई थी, तो कभी कभी डेकोरेट करने के लिए आता है, तो बहुत क्लोज। तो पहले ध्यान रखेंगे नेहरू रिपोर्ट, तब आया था मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग, ठीक है। तो निश्चित तौर पर उसको आप ध्यान रखेंगे, कहने का मतलब यही है। फिर उसके बाद क्या हुआ बाबू, 1930, 1931, 1932, ये जाकर के गोलमेज सम्मेलन, नोट कर लीजिएगा जो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि और भी ध्यान रखेंगे। गोलमेज सम्मेलन, उसमें ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड पीएम था, कौन था, रैमजे मैकडोनाल्ड, जिसे कैबिनेट मीटिंग सॉरी साइमन कमीशन आया था इंडिया जब आया था, तो नेहरू रिपोर्ट पर क्या हुआ, किस लेवल से हुआ, आखिर कमीशन आया तो कारण क्या थे, तो सारा जाकर के जो है कि बहस करने वाली बात जो है इसमें रखा गया था गोलमेज सम्मेलन। फर्स्ट में जाकर के कांग्रेस ने जाकर गोलमेज सम्मेलन का विरोध किया था, सेकेंड में महात्मा गांधी भी गए थे, ठीक है ना, सोनिया नायडू भी उनके साथ गई हुई थी। राजपूताना जहाज का नाम था, नोट कर लीजिएगा, राजपूताना जहाज का नाम था, और सेंट थॉमस ये पैलेस का नाम था, और इसी पैलेस में सीढ़ियों से उतर रहे थे। विंस्टन चर्चिल क्या कर रहा था, चढ़ रहा था। उसी समय महात्मा गांधी को क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर कहा था। एक मेरा बायोग्राफी जो है आपको पूरा मॉडर्न से महात्मा गांधी से रिलेटेड डाले हुए हैं। कौन कहा था, अर्धनग्न फकीर, विंस्टन चर्चिल कहा था। कौन कहा था, विंस्टन चर्चिल। और यही चर्चिल जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। क्लियर है। ये रैमजे मैकडोनाल्ड जो दे रहा है, क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जब भी होगा तो सही उसका आंसर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड, यानी कि अध्यक्ष भी थे। ये जाकर के गोलमेज सम्मेलन जब आयोजित किया गया उसके अध्यक्ष यानी कि रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में जाकर के तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई कमेंट कर देंगे। गुड 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 गुड। नेहरू रिपोर्ट में क्या था, अरे कल तो बताए थे, कल क्लास लगता है आपने छोड़ दिया है क्या। नेहरू रिपोर्ट में हमने जो बताया था, नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ था कल बताया जरा आपको, कल वाला क्लास आप देख लेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, नहीं तो फिर नहीं कंप्लीट हो पाएगा। एकदम वन बाय वन, क्लास में किसी भी तरह का आपको शक हो, कोई पूछना क्वेश्चन तो आप मैसेज कर देंगे, हम देख लेंगे। तो अर्धनग्न फकीर कहा, विंस्टन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वार के समय था, वही 1939 टू 45, है ना, ये जाकर के वहां का प्रधानमंत्री था। क्लियर है। और इस समय नहीं था वो प्रधानमंत्री, लेकिन महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्वेश्चन आता है इनमें से अर्धनग्न फकीर किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी को बापू भी बोलते हैं, महात्मा भी बोलते हैं, अर्धनग्न फकीर भी बोलते हैं, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है ना, विभिन्न नामों से जाकर के महात्मा गांधी को पुकारा जाता है। क्लियर है। इस तरह से जाकर के 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ और सारी की सारी बातें जो है संवैधानिक मसौदा पर विचार करने के लिए। ये भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन, है ना, का आयोजन जो है लंदन में क्यों किया गया, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, उसमें देखते होंगे, जैसे देता है ऑप्शन में, भगत सिंह को फांसी की सजा से बचाने के लिए, है ना, आपको सैंडर्स हत्याकांड में दोषी जो पाए गए थे उनको फांसी देने के लिए। तीसरा है कि संवैधानिक मसौदा पर विचार करने के लिए, और अन्य कारण भी आपको दे सकता है। ठीक है। 1930 में एक बहुत अच्छा कांड हुआ था जिसको बोलते हैं चटगांव आर्म्स डकैती कांड, है ना।
चटगांव आर्म डकैती कांड जिसके मुख्य आरोपी थे कौन? सूर्यसेन सिंह। जब मॉडर्न जब पढ़ेंगे तो जब मूवी की तरह आपको माइंड में डाल देंगे, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा इस बातें इसलिए बताते हैं क्योंकि पॉलिटी से रिलेटेड है, और ये जो है पॉलिटी और मॉडर्न दोनों का हम सम्मिश्रण करके बता देते हैं ताकि आप लोगों को सूचीबद्ध याद हो जाए, सूचीबद्ध याद हो जाए। ठीक है, तो हम आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए। मास्टर दा, वाह, गुड गुड, ये टीचर थे, प्रोफेसर, सही बोले, टीचर के रूप में थे। 1930 में एक और आया था शारदा एक्ट, भुला गए? 1930 में शारदा एक्ट, सर कहीं कहीं महात्मा गांधी के बारे में फ्रैंक मोर भी दिया रहता है, और गलत है वो, राहुल रंजन पाठक, दैट इज रॉन्ग। जब भी आपको अर्धनग्न फकीर की अगर बात होगा, विंस्टन चर्चिल का 100% सही उसका आंसर देंगे। सूर्यसेन को दोहरे काला पानी 1933 में जाकर इनको फांसी की सजा भी मिल गया था। चटगांव कब हुआ? चटगांव आर्म डकैती कांड बाबू 1930 में ही हुआ है। 1930 चटगांव आर्म डकैती कांड 30। इसमें क्वेश्चन भी आया था, ये हमेशा एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गोलमेज सम्मेलन से नोट कर लीजिएगा। बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ था, इनमें से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो बीपीएससी लेवल में आता है, उसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तेज बहादुर सरोजिनी नायडू और आगा खां का भी नाम सुने होंगे, जो मुस्लिम लीग के है ना अध्यक्ष के तौर पर थे और जाकर के इसमें पार्टिसिपेट किए थे मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए। तो ये निश्चित तौर पर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। एक वाक्य आपको बता रहे हैं, 1931 के बाद सेकेंड गोलमेज सम्मेलन की बात बता रहे हैं। इसमें कांग्रेस जो भाग ले रही थी, महात्मा गांधी गए थे मिलने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में बोल रहे हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का हुआ क्या था कि एक बेटा जो है देहांत कर गया था, मर गया था। थोड़ा सा वाक्य सुन लीजिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का क्या हुआ था? एक बेटा जो है मर गया था और उनकी फ्लाइट जो थी, यानी कि जाना था सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाना था। हुआ यूं कि एक तरफ जो है कि उनका बेटा का देहांत और दूसरा तरफ गोलमेज सम्मेलन। सोच लीजिए, मरे हुए बेटा है, बेटा मर चुका है और उनके दिमाग में यह है कि नहीं, मेरा बेटा जो है कि अब लौट करके नहीं आएगा। उनकी पत्नी रमाबाई, उनकी पत्नी है रमाबाई, वो भी समझाती हैं। उसके बाद उनके पिताजी, उनके बड़े भाई, ये सब लोग उनको समझाता है। लोग एक तरफ जो है तुम्हारा बेटा का लाश पड़ा हुआ है और दूसरा तरफ जो है तुम जो है ना जाकर के अपना जो है कि गोलमेज सम्मेलन तुम्हें दिखाई दे रहा है। देखिए कितनी विडंबना है ना। और ऐसा ही हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बोले कि नहीं, मेरा एक बेटा मरा है, लेकिन आज अगर हम नहीं जाएंगे, आज हम गोलमेज सम्मेलन में अगर भाग लेने नहीं जाते हैं तो मेरे लाखों बच्चे मर जाएंगे। बात समझ रहे हैं बात को? तो उनकी पत्नी जो है बड़ी ढाढ़स बंधाती है और बहुत खूबसूरती से बात बोलती है और कहती भी है कि ठीक है आप चले जाइए। तो ये वाक्य है। आज के दौर में उसके दौर में बहुत अंतर था, बहुत लोगों में अंतर था। तो समझ लीजिए कि एक तरफ उनका बेटा का लाश पड़ा हुआ है और दूसरा तरफ गोलमेज सम्मेलन दिख रहा है, और अपने बेटा को दाह संस्कार न करते हुए उन्होंने जाकर के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन की बहुत सारी बातें हैं, इसलिए हर एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन आपको आता है, इसलिए ध्यान देना होगा, निश्चित तौर पर उसको लिखना होगा, पढ़ना होगा। एक एक पॉइंट आपकी क्वेश्चन छूटता कहाँ है? आपकी क्वेश्चन वहीं छूटती है जो आप नहीं जानते हैं। आपकी क्वेश्चन का लेवल वहीं छूटता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि उसमें जो है कि जो आप अंदरूनी जो क्वेश्चन जो रहता है उस वही छूटता है और उसी नंबर पर जाकर के आपका रिजल्ट्स भी होता है। हमने बहुत सारे ऐसे लहरें देखा है एग्जाम का, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं हमने एग्जाम में, लेकिन कंसस जो बच्चे ये डिसाइड कर लिए कि नहीं मुझे जॉब ही करना है, तो उनको किसी न किसी रूप में कभी ना कभी जो है जॉब मिल ही जाएगा। कल एक लड़की हमको फोन की, मेरी स्टूडेंट है, वो बाढ़ की रहने वाली है। एक वाक्य आपको बता देते हैं, अब याद आया मेरी स्टूडेंट बोली कि सर हम तैयारी बहुत अच्छी तरीका से और बहुत कम समय में बेहतर आपसे हम तैयारी किए, थैंक यू।
हुआ यूं, ईएसआई वाला जो था आपका इन्फोर्समेंट वाला, उसमें आपको पैदल चलना था, उसका था। हुआ यूं कि वो बेचारी सुबह सुबह जो है कि मॉर्निंग वॉक में, मैंने पैदल चलने के लिए वो सुबह सुबह यानी कि भोर में 4 बजे 5 बजे का समय अनुसार जो होता है अपना निकलता है। पुलिस प्रशासन की गाड़ी से जो ट्रैफिक जो होता है, पुलिस का जो गाड़ी होता है, उसी गाड़ी से उस बच्ची का जो है एक्सीडेंट हो जाता है। फिर भी हार नहीं मानती है, लेकिन एक्सीडेंट जब हुआ तो उसके एल्बो में जो है, ये हाथ में भी और पैर, ये दोनों जाकर के फ्रैक्चर कर जाता है। और आफ्टर सम टाइम जो उसका जाकर के फिजिकल रहता है। फिजिकल मीन्स कि वो वही चलने वाला, वो लंबी कूद, हाई जंप, लॉन्ग जंप उसमें नहीं है। बोले कि सर आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा तैयारी कर चुके हैं, कोई भी एग्जाम में बैठते हैं मेरा यही होता है, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि अगर ये आम आदमी के साथ अगर ऐसा एक्सीडेंट हुआ रहता, उसको पकड़ करके जेल में बंद कर देता। लेकिन हमने जो है हर जगह गया, मैंने सीएम के पास गए, पीएमओ के पास गए, एसपी के पास गए, मैंने हर जगह हम गए, लेकिन कहीं हमको न्याय नहीं मिला। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, जिसमें जुनून होता है ना कुछ कर गुजरने का, तो निश्चित तौर पर एक जुनून का एक अलग मजा ही है, रस ही उसमें अलग मजा है। तो जुनून भरना होगा आप में। बहुत लोग पावरलेस हो जाते हैं, बहुत लोग केयरलेस हो जाते हैं, सेल्फ स्टडी लेस हो जाते हैं। तो सेल्फ स्टडी तो करना ही होगा, बशर्ते कि आपको वो चीज आपको जानना होगा कि क्या हमको पढ़ना है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना एग्जाम क्या है, कोई भी एग्जाम आप निकाल सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हमारे जो बच्चे जो पढ़ाए जो बच्चे हैं, तो कभी ग्रुप डी में एग्जाम में पास किए, कभी बिहार पुलिस में जो पास किए, दरोगा में भी किए। अब पता चलेगा कि वो मार्केटिंग ऑफिसर है, तो कहीं अच्छा पोस्ट मैंने रेलवे में जो रहता है तो उसको लगता है कि चलो ठीक ही है यार, है ना, तो रेलवे में अपना वो जॉब करता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे। तो आपका बेसिक तैयारी जब तक से नहीं होगा तब तक से आपका नहीं हो पाएगा। तीन लोग नहीं बल्कि 4 लोग थे। और महिला में सरोजिनी नायडू का भी जो नाम बताते हैं ना, वो महिला के तौर पर जो जाकर के पार्टिसिपेट की थी। ठीक है, हाँ, एक लड़का जो फोन किया रो रहा था कि सर मेरिट से इस बार भी छट गया सर, अब हमारा एकदम हिम्मत नहीं कर रहा है। वो हमको बोला कि सर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ था? हमने यार बहुत बार हुआ है, ठीक है, बहुत बार हुआ है, इसलिए ध्यान नहीं देना है कि क्या हुआ और क्या कैसे हुआ, किस लेवल से हुआ। ठीक है ना, इस तरह से ध्यान रखना होगा आपको, तभी जाकर के होगा। कभी छोड़िए मत अपनी हिम्मत को। एक बार हम रेलवे की बात कर रहे हैं, रेलवे क्या करता है 20% जो है जाकर के एग्जाम देता, रिजल्ट देता था 20%। तो 20% रिजल्ट जब देता था तो उसमें बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता था कि नौकरी मेरा हो ही जाएगा, तो अपना पोस्ट के अनुसार ले लिया, पोस्ट के अनुसार ले लिया, और पोस्ट के अनुसार लेने के बाद जो है उसको लगा कि मेरा हो ही जाएगा। 20% रिजल्ट जो एक्स्ट्रा जो लेता है, हमें भी लगा कि भाई मेरा भी हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि उस पर उसी के आधार पर रह जाएंगे तो उनकी जॉब नहीं मिल पाएगी। इसलिए अपना तैयारी स्वयं करिए, मेहनत करिए। गार्जियन बेचारा क्या जानता है कि आपकी तैयारी कैसी है और किस लेवल से है, कैसे हमको पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए, तो ये बातें सारी थी 1930-31 तो पढ़िएगा बढ़िया से, उसमें और डीपली आपको बताएंगे। आगे लिख लेंगे 1936 में और 1937 में। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सुने होंगे, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार जो है 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1936 में, 1937 में। जो बातें जो 1922 में जो बोला गया था, वही बातें जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला गया कि नहीं, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। उसके बाद आपका अगस्त प्रस्ताव, है ना, 1939 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में क्रिप्स मिशन, 19
आगे चल करके हमारी जो बात जब होगी आप उसमें आपका बात जब हो जाएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक का, कल हमने लास्ट किया था और आज हम जो देश को आजाद कर देंगे, तो 1 बाय 1 हम लोग लिखते चलेंगे, लिख लेंगे। फर्स्ट मीटिंग ध्यान दिख रहा है ना, कलर कोई दिक्कत नहीं ना संविधान से, बोलिए लिख लेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ, है ना, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कौंसिल भवन में हुआ था, जिसमें सभा के सबसे बुजुर्ग आदमी जिसको बोलते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्या बोलते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, लिख लेंगे उसको भी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर है। अस्थाई, इसको बोलते हैं फ्रेंच मॉडल। फ्रेंच मॉडल समझते हो बाबू? फ्रेंच मॉडल उसको बोलते हैं जो फ्रांस में कोई भी अगर मान के चलिए कि कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें से पहले से जो है अध्यक्ष का पद का नॉमिनेशन नहीं होता है। जिस दिन अगर होगा बैठक होगी उसी में से जो भी बुजुर्ग आदमी होंगे, अनुभवी आदमी होंगे, उन्हीं को जाकर के उनको अध्यक्ष बना लिया जाता है। फ्रेंच में आज भी चलता है, फ्रांस में। तो उसी फ्रेंच मॉडल से ही जाकर के ये लिया गया कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक जो हुआ था उसमें किसी को जो है कि नॉमिनेट नहीं किया गया कि भाई आप ही बन करके रहिएगा चाहे रहेंगे, चलिए, ऐसा नहीं है। तो उसी के आधार पर जो है जाकर के पहली बार जो बैठक हुआ तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर है। आफ्टर 2 डेज, 9 और 2 कितना होता है, 11, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जिसने जाकर के 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, पता है ना। यानी कि पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस दोनों लोग चुनाव लड़े थे, जिसमें जाकर पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई थी। पट्टाभी सीतारामैया की हार हुआ तो महात्मा गांधी बोले कि नहीं, ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है बल्कि मेरी हार है। तो दोनों में ऐसा लग रहा था कि ऐसा लगा कि अब वाक युद्ध हो जाएगा। वाक युद्ध समझ रहे ना। तब जाकर के सुभाष चंद्र बोस ने स्पष्ट तौर पर अपने पद से जाकर इस्तीफा दे दिया और उसमें जाकर 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी जाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चूंकि बिहार से ही बिलोंग करते थे, छपरा का नाम सुने होंगे, लंगट सिंह कॉलेज का भी नाम सुने होंगे, उसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। एक हम आपको कमेंट करके हमको बताइए कि संविधान सभा का अध्यक्ष तो मिल गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष कौन थे, तो जल्दी से कमेंट्स करके हमको बता दीजिए ताकि हम देख सकें। जल्दी से बता दीजिए। गुड 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 गुड। सी मुखर्जी मतलब डॉक्टर हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत लोग नहीं जानते होंगे, है ना। अध्यक्ष जो भी देखते होंगे, जब हमारा द्वैध शासन का मतलब होता है, द्वैध शासन का मतलब दोहरा शासन और विधान, है ना, अपर और लोअर, है ना, वो सब चीज आपको बता चुके हैं। तो उसमें क्या होता है कि चलाने के लिए एक अध्यक्ष भी होता है, एक उपाध्यक्ष भी होता है, उसी सभापति भी होते हैं, उपसभापति भी होते हैं। उसी टाइप से जो अध्यक्ष तो हमारे कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष कौन हो गए, तो ये बहुत जल्दी जो है किताब में नहीं मिलता है, इसलिए ध्यान रखना होगा इसमें, ठीक है।
तो 9 भी मिला आपको। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था। उसके बाद जो है कि जाकर के 11 दिसंबर ट्रिप कर जा रहा है, पता नहीं बार बार का है, वोल्टेज ज्यादा है कि कम है। लाइट पर है, लाइट पर है। दिख तो रहा है, ठीक हो गया। हम बाबू तो फिर से एक बार ध्यान देंगे कि संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आफ्टर 2 डेज 9 और 2 कितना होता है? 11। 9 और 2 कितना मिला? 11। 11 और 2 कितना होता है? 13। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, उसी को बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इनमें से उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? इनमें से उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो सही उसका आंसर होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी को हम लोग बोलते हैं उद्देशिका पेश किया गया था। इसे क्या बोलते हैं? उद्देशिका। जैसे आप लोग प्रियम्बल का नाम सुने होंगे, प्रियम्बल है ना, हम भारत के लोग पढ़े है ना, वो प्रियम्बल है। तो नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जो आगे चल करके ही प्रस्तावना बना। क्या बना? प्रस्तावना बना। उसी को बोलते हैं संविधान की आत्मा। क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा विकारक है, यानी कि प्रस्तावना का ही देन है संविधान का आत्मा। ठीक है, तो निश्चित तौर पर इसको भी याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं सेल्फ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नोट कर लीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक, जिसमें सभा के सबसे बुजुर्ग आदमी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 9 और 2 होता है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का संविधान में जाकर के एक प्रस्ताव लाया गया, उसको बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, जो आगे चल करके उद्देशिका कहलाया, यानी कि संविधान की आत्मा। उसी को बोलते हैं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश बोलते हैं, संविधान की आत्मा है ना। उनके द्वारा, किसके द्वारा लाया गया था? ये जाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। और इसमें जाकर के 9 दिन तक बहस चला था। 9 दिन तक बहस चला। बहस चलने 9 कितना हो जाएगा? 13 और 9 कितना होगा? 22 दिसंबर 1946। इस पर 9 दिन तक बहस चला, और बहस चलने के बाद जो है अंततोगत्वा जाकर के आपको 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ, और यहीं से जाकर के भारतीय संविधान का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। इसमें 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय भी लगा था। हैव एनी प्रॉब्लम? 13 दिसंबर 1946 को रिपीट कीजिए। 9 आपको याद हो गया, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था, जिसके सभा में सबसे बुजुर्ग आदमी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको जाकर के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को जाकर के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जो है सोनाली सिंह कश्यप, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था, उसी को बोलते हैं लोग उद्देश्य प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। इस पर 9 दिन तक बहस हुआ, चर्चा हुआ, है ना। इसी बातें क्या क्या है? तो 9 दिसंबर यानी कि 13 में 9 अगर जोड़िएगा तो कितना होगा? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को अंततोगत्वा जाकर के फाइनल हुआ। कब? 22 जनवरी 1947 को जाकर के फाइनल हुआ, और वहीं से जाकर के भारतीय संविधान का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, जैसे आप लोगों को बताते हैं, पहले भी बताए थे कि 9 दिन तक बाद संविधान का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। सही बात है, लेकिन अंततोगत्वा जो है आपका वही होगा। अब क्या हुआ बोलिए, आगे देखेंगे। 20 फरवरी, नोट करते चलिएगा, 1947
उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, ओके। अब हमारे भारत में क्या है, ये क्लेमेंट एटली ने ही कहा था कि 30 जून, दिखाई दे रहा है ना, 30 जून 1948 से पहले जो है भारत को आजाद कर दिया जाएगा। क्लेमेंट एटली जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, लिख लेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, पीएम ब्रिटेन। अब हमारे भारत में जो है लॉर्ड बेवेल जो भारत के वायसराय थे। अब इसके बाद कौन आते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। इसी को बोला, आगे चल करके आप नाम सुने होंगे, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। तो अब जो है लॉर्ड बेवेल की जगह पर हमारे भारत के वायसराय कौन आ जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो जून 1948 से पहले जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली, उसके द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि जून 1948 से पहले जो है देश को आजाद कर दिया जाएगा, यानी कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। कब घोषणा हुआ था, 20 फरवरी 1947। क्लियर है। और हमारे देश में कौन आ गया है, लॉर्ड माउंटबेटन साहब आ गए हैं। भारत में आपके क्या आ गए हैं, वायसराय आ गए हैं। अब क्या हुआ कि वायसराय ने स्पष्ट शब्दों में कहा, क्या कहा, उनके द्वारा कहा गया कि, ठीक है, देखिए मेन बात है, थोड़ा सा पॉइंट को आप समझिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत इसलिए भेजा गया था कि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्यों के बीच में आपस में तनाव था। लॉर्ड माउंटबेटन को जाकर के भारत भेजा गया। आपको भारत भेजने के उपरांत जो है जाकर के बोला गया कि जाकर के वहां पर समीक्षा कीजिए कि ऐसी क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए। तो 4 जुलाई 1947 को, ठीक है ना, 4 जुलाई 1947 को जाकर के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। और दोनों देशों, यानी कि भारत और पाकिस्तान, है ना, यानी कि भारत की तरफ से हमारे संविधान सभा कहा गया था, इसमें लॉर्ड माउंटबेटन योजना या प्लान में, माउंटबेटन योजना प्लान में कहा गया था कि ठीक है, आप लोगों देश को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोग अपने अपने पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करिए, संविधान का निर्माण करिए। तब तक से अभी तक हमारे देश पर कौन राज करेगा, तो जाकर रूल किसका चलेगा, तो ब्रिटिशर्स का ही चलेगा। तो जब तक से आपका संविधान जो है लागू नहीं होता है, तब तक आपका ब्रिटेन ही यहां राज करेगा। तो हमारे भारत की तरफ से क्या जाकर के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो लिख लेंगे इंडिया और इधर हो जाएंगे पाकिस्तान, है ना। इधर आपका अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इधर के तरफ से कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे बाबू, मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर है यहां तक, बोलिए क्लियर है कि कोई दिक्कत है? यहां पर बाइफरकेट कर दिया। भारत की तरफ से कौन थे हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। कुछ लोग का कमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। 22 दिसंबर 1946 हो गया, जनवरी उस पर बहस चला था। बहस चलने के बाद 22 दिसंबर 1946 9 दिन तक बहस चला था बाबू। लेकिन बहस के उपरांत जो है जाकर के आज्ञा दिया गया, अवज्ञा दिया गया, अवहेलना नहीं किया गया, बल्कि इस संविधान सभा का निर्माण किया। वही जाकर प्रियम्बल, संविधान की आत्मा, वही जाकर कहलाया था। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 कर लेंगे। ठीक है, 22 जनवरी 1947 क्लियर हो गया ना, बोलिए। 22 जनवरी होगा, 22 जनवरी होगा। हाँ, 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली का घोषणा हुआ था। क्लेमेंट एटली का एक एक पॉइंट को आप समझिए, एक एक पॉइंट को आपको बताएंगे। यही क्लेमेंट एटली जाकर के घोषणा किया था। क्या घोषणा किया था कि जून 1948 से पहले जो है भारत को आजाद कर दिया जाएगा। और इसकी समीक्षा करने के लिए किसको भेजा था, क्लेमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा था। बोलिए,
किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का बात अगर है तो आप हमको बताइए। हम आपका मैसेज को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया? अब क्या हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आ गया, लॉर्ड माउंटबेटन योजना 4 जुलाई 1900 लिख लेंगे, 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को जाकर के यहां लिख दे, यहां लिख देते हैं 4 जुलाई 1947 और लिख लेंगे 18 जुलाई 1947। ये जाकर के आपको पता है पारित में और लागू में, ये दोनों चीज आपको पता है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को जाकर के पुट कर दिया गया और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की जो दोनों संसद है, निम्न सदन और उच्च सदन, दोनों सदन है, वहीं पर जाकर के आपको पारित कर दिया गया था। ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 4 जुलाई 1947 और 18 जुलाई 1947, जिसको बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि 4 जुलाई और इधर हो जाएगा 18 जुलाई। ठीक है, तो निश्चित तौर पर जाकर के कर दिया गया। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान का पार्टीशन यानी कि 14 अगस्त 1947 को और 15 अगस्त 1947 को, है ना। यही आगे चल करके देखे होंगे आप लोग। जैसे भारत के हमारे प्रधानमंत्री कौन बने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से कौन बने थे, लियाकत अली खान। कौन बने थे? लियाकत अली खान। तो जाकर के यहाँ पर जो है कि हमारा राष्ट्र जो है 2 पार्ट में जाकर के डिवाइड हो गया, एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरा तरफ पाकिस्तान। बोलिए अब क्या हुआ? डिकी वर्थ योजना का भी नाम सुने होंगे, नहीं जानते डाल लें, डिकी वर्थ योजना, डिकी वर्थ प्लान इसको बोलते हैं। इसके तहत जाकर के संविधान सभा का भी गठन कर दिया गया। डिकी वर्थ योजना के तहत जो है ये प्लान है, जब जो अब संविधान सभा जो कि आपका कहा था क्लेमेंट एटली कि जून 1948 से पहले आपको देश को आजाद कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग दोनों राष्ट्र जो है अलग अलग अपना संविधान बनाइए। दोनों का अध्यक्ष भी मिले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की तरफ से मिले, उधर मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन पाकिस्तान का संविधान जो है जाकर 1957 में जाकर के लागू हुआ है। ठीक है, जबकि हमारा जो है देश का संविधान जो है जाकर के कब लागू हुआ है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो पहले डिकी वर्थ योजना के तहत जो है संविधान सभा में कुल जो सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 299 किसका था, तो इंडिया का था, और बाकी आपका 90 बचेगा तो पाकिस्तान, यानी कि 389, है ना। इसको भी नोट करवा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। 389 में आपको 299 इंडिया, और कितना बचेगा 90 ना, 9 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपको, इसको कलर चेंज कर देते हैं और आपको समझ में आएगा। तो ये आपका संविधान सभा में जाकर के निश्चित किया गया 389 सदस्य, इसमें कांग्रेस के 299 होंगे और बाकी 90 जो ये भारत के ही चाहे कांग्रेस के एक ही बात है। और ये पाकिस्तान, है ना, 299 और 90 दोनों मिलाकर के 300 कितना हुआ, 89, यानी कि इंडिया की तरफ से 299 और आपका जाकर के पाकिस्तान की तरफ से कितने होंगे, 90। आप कमल नहीं बेमिसाल है। सर मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू दोनों इंग्लैंड जब पढ़ाई करने के लिए गए थे तो एक ही कॉलेज में थे, ऐसा कहा जाता है। वहीं से दोनों में मतभेद था। क्या सर सही है? ऐसा क्या वाकई? सही बात है, सही बात है। ये सब देखिए, हमारा मोहम्मद अली जिन्ना हो या आपको लियाकत अली खान हो या चौधरी रहमत अली हो या आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब जो है हम लोग का कांग्रेस के ही पार्ट था और भारत के विभिन्न हिस्सों में नहीं बल्कि विदेशों के विभिन्न हिस्सों में जाकर के कहीं ना कहीं रहते थे। बोलो सोनाली, क्लियर बोलो सर, एक बार रिपीट कीजिए।
हमने कहा कि अब जाकर के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बन गया। इस अधिनियम के तहत जो है 14 अगस्त 1947 को जाकर के पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान एक नया स्वतंत्र देश बन गया और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत बना। या तो समझ में आ गया। जब बना तो जाकर के पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री जो बने वो लियाकत अली खान बने थे, जो कि अंतरिम सरकार में हमारे भारत में जाकर को वित्त मंत्री के पोस्ट पर थे। यहां तक क्लियर है। अब क्या हुआ कि संविधान सभा का विभाजन हुआ, किस योजना के तहत? डिक्की बर्थ योजना के तहत। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। भारत में कितने हो गए? 299। पाकिस्तान में कितने हो गए? 90। यहां तक क्लियर है। अब क्या हुआ? 29 अगस्त 1947 को जाकर के ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति, लिख दें इसमें कि दूसरा पेज ले ले, हो सकता है यहां पर, ऐसा बात नहीं है, हम यही लिख देते हैं। देखिए यहां लिख देते हैं 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति, जिसको बोलते हैं मसौदा समिति। अब आपसे प्रारूप समिति नहीं पूछता है, अब आपसे पूछता है कि इनमें से मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, कौन सा योजना? देखो यहां पर लिखा हुआ है बाबू, डिक्की बर्थ योजना। डिक्की बर्थ योजना यहां पर लिख चुके हैं, इसका मतलब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग योजना है ना, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? डिक्की बर्थ योजना, इसका नाम सुना था तुम सब? इसी योजना के तहत जाकर के संविधान सभा का जो विभाजन हुआ था, इसी योजना के तहत पहले जो संविधान सभा जो बना था, तो संविधान सभा का विघटन हो गया, क्योंकि ऑलरेडी जो है कि दोनों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होगा, है ना। गुड, हिंदी में भी लिख दो आप लोग। नो सर, क्लियर है, आप हैं तो सोचने की बात ही नहीं है। थैंक यू दीपक कुमार मलिक। हम एकदम एक एक पॉइंट को आपको माइंड में हम डालते चल रहे हैं। इसलिए फ्रेंच मॉडल भी आपको बताए हैं। फ्रेंच मॉडल आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेंच में आज भी अगर कोई भी, अगर मान लीजिए कि कॉन्फ्रेंस होता है पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर के, तो उसमें जो ऑलरेडी तय नहीं होते हैं कि फलाने ही जाकर के अध्यक्षता करेंगे, नहीं, उसमें तय होता है कि जो बुजुर्ग वर्ग के लोग होते हैं, जो अनुभवी जो लोग होते हैं, उनके द्वारा जाकर के तय होता है कि सभा का जो अध्यक्षता कौन करेगा। वही फ्रेंच मॉडल पर ही जाकर के लिए संविधान सभा की पहली बैठक, जिसके अध्यक्ष का डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति कब बना? लिख लेंगे 29 अगस्त 1947 लिखे हुए हैं। 29 अगस्त 1947 को जाकर ड्राफ्टिंग कमेटी बना, प्रारूप समिति बना, मसौदा समिति कह सकते हैं। अब क्वेश्चन आपको ये नहीं देता है कि इनमें से ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन आता है कि इनमें से मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। मसौदा समिति की अगर बात होगा तो निश्चित तौर पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जाकर के याद कीजिएगा, उसी को इंग्लिश बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है ना। तो प्रारूप समिति बना, जिसके अध्यक्ष कौन बने? हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें कुल सदस्यों की संख्या थी आपको 7, यानी कि अध्यक्ष को लेकर के आपको जो है कि 7, यानी कि एक अध्यक्ष थे और 6 कौन थे? मेंबर लोग थे। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, नहीं तो आपके बुक्स में लुसेंट वगैरह जो देखते हो उसमें आपको दिया होगा। जो चीज नहीं देता उसको हम ज्यादा फोकस करते हैं। इसे नाम हम बता देते हैं आपको। 7 मेंबर थे, सही बात है। इसको बाल्कन प्लान भी कहा जाता है, सही बात है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी भी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, एन माधव राव भी थे और D.P. खेतान भी थे। हालांकि इन दोनों का विकेट गिर गया था, तो B.L. मित्र के स्थान पर जाकर के एन माधव राव, B.L. मित्र पहले थे, एन माधव राव को जाकर के बनाया गया था, है ना। और D.P. खेतान की मृत्यु हो गया था, उसके जगह पर जाकर के T.T. कृष्णामाचारी को जाकर के सदस्य बनाया गया था। ओके, और एक जाकर के संविधान, भारतीय संविधान का बोल सकते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पितामह भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है अभी भी पूरे वर्ल्ड में सर्च करता है लोग, जानता है लोग, पढ़ता है लोग, है ना। तो सबसे ज्यादा जो है पढ़े लिखे और उनसे बड़ा विद्वान कोई अभी तक पैदा नहीं लिया हुआ है। तो उनको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को हमेशा आप लोग जो है हमेशा आपको याद करेंगे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उनके द्वारा जो बहुत कुछ दिया हुआ है, जो आज हम लोग स्वतंत्र हैं, महिलाओं के अधिकार भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को आप कभी नहीं भूलेंगे। B.N. राव का नाम सुनोगे, B.N. राव जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। बहुत सारे आपको बताया था कि 13 कमेटियां बनाई गई थी। लूसेंट में आपको जो कमेटी जो देता है 4-5 को देता है। अगर आप लोग की इजाजत होगा तो निश्चित तौर पर हम 13 कमेटी भी आपको हम बता सकते हैं और कौन कौन इसके अध्यक्ष थे। कल एक लड़का कमेंट करा झंडा समिति, तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो है कि अस्थायी तौर पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन झंडा समिति के अध्यक्ष थे हमारे कौन, JB कृपलानी, ठीक है, वही झंडा समिति के अध्यक्ष। और जाकर के उनके द्वारा एक बुक भी लिखा गया, इस बुक का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। क्या नाम है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। और उन्हीं की पत्नी का नाम है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की पहली जो है महिला के रूप में सुशोभित हुई थी 1963 में, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोग को जानना होगा। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, झंडा का इतिहास अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सिर्फ 2 क्लास कम से कम लगेगा, 3 घंटा बहस करने के लिए हमको, ठीक है ना। तो झंडा पर सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आपको 1907 में मैडम भैया जी रुस्तम कामा द्वारा जो सबसे पहले जो झंडा का नक्शा बनाया गया था, है ना। और जर्मनी के स्टुटगार्ट प्रांत में सबसे पहले झंडा फहराया गया। इंडिया जब महात्मा गांधी जब पहुंचे यानी कि 9 जनवरी 1915 को, तो उनके द्वारा भी जाकर के झंडा बनाया गया। झंडा पर देखते होंगे कि वो खादी वस्त्र जो चरखा जो लगा होता है वो जाकर के किए। तो पॉलिटिक्स हो रहा था, झंडा पर जो राजनीति किया जा रहा था, उसी के द्वारा जाकर के JB कृपलानी के मैंने इस बुक को पढ़ा भी है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा को पढ़ा भी है। तो उस पर जाकर के बहस हुआ, ठीक है ना, अध्यक्ष भी बने और अंत में जाकर के आपको जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में समर्पित भी कर। ये सब ध्यान रखना होगा। प्रारूप समिति का गठन जो है आपको बता दिए 29 अगस्त 1947 को, और प्रारूप समिति जो है अपना अंतिम जो जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 21 फरवरी 1948 को, ठीक है। और 21 फरवरी 1948 को देश को थोड़ा सा, इस संविधान को थोड़ा सा लागू हम लोग कर दे, तो छोटे छोटे पॉइंट है उसको, है ना। प्रारूप समिति पर चूंकि अध्यक्ष हमारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा निश्चित तौर पर जो है कि जो भी बातें होती थी वो देखा जाता था, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, तो इसमें जाकर के 21 फरवरी 1948 को जाकर के प्रारूप समिति जो अंतिम जाकर के रिपोर्ट दी हुई थी, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है 26 नवंबर 1949, है ना, 26 नवंबर 1949 को जाकर के संविधान सभा को पारित कर दिया गया था। और 24 जनवरी भी याद कीजिएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ, लागू हो गया था। उसी दिन से हमारा देश जो क्या बन गया, गणतंत्र बन गया, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि 26 1950 का हम लोग वेट क्यों कर रहे थे संविधान को लागू करने के लिए, है ना। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था बाबू, मैंने यही बोला, यहां लिख लो, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति। 29 अगस्त तुम्हारा बर्थडे कब है, नोट कर लो। मैं बहुत फॉलो करता हूँ डॉक्टर, सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना, सभी लोगों को। क्योंकि आप उनके बारे में जब बुक्स जब पढ़ेंगे, एक तो आपको संघर्ष की कहानी, उनकी लाइफ की जीवन की कहानी, एक तो उनको संघर्ष की कहानी भी आपको सीख में मिलेगा। बहुत सारे लड़के जो है तैयारी कर रहे हैं, वो आप बीच में ही जाकर के अफ्रेड हो जाते हैं लाइफ से। अब लगातार कि नौकरी ना हुई, ब्याहो ना हुई, है ना, अब लगातार पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब जाके बाहर कमाई के पड़ी। तो आप ये माइंड में जिस दिन चलने लगेगा ना, तो समझिए कि आपकी बहुत अच्छी बात चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बातें चल रही है। हम आपको बता देते हैं कि मैं 99 में जाकर के मैट्रिक पास किया, ठीक है, 1999 में। तो उस समय क्या होता है कि 2002-03 में आपके यहाँ बिहार में जो है शिक्षा मित्र का बहाली आया था, ठीक है। हम हाई स्कूल टॉपर भी रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमको बोलता था
क्योंकि हम लोग उस समय पटना रह करके सेल्फ स्टडी करते थे, कहीं कोचिंग क्लास आज तक कभी नहीं लिए, ध्यान रखिएगा। सेल्फ स्टडी घर पर इसलिए आदमी नहीं रहता था क्योंकि घर पर जो है पढ़ने का एक माहौल नहीं बनता था। घर पर आदमी इसलिए नहीं रहता था कि यहाँ बुक्स की अभाव थी, ठीक है, बुक्स का अभाव था, मैगजीन का अभाव था और अच्छे अच्छे दोस्त मित्र का अभाव था। तो चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर और पाप से लक्ष्मी घटे, कहा गया दास कबीर। तो कबीर की बातें कुछ याद आता था तो चिंता नहीं, हम लोग चिंतन करते थे। तो हम लोग क्या हुआ, उसमें शिक्षा मित्र का बहा लिया तो बहुत सारे लोग बोले क्या है मास्टर बन जा, कहा तो झूठे को पढ़ा तड़ा बाहर में। अब बताओ, आपको जिसकी सपना है हवाई जहाज पर उड़ने का और वो लगातार जो है रिक्शा पर चलने की सोचेगा, बताइए। तो ऐसा ही हुआ। हालांकि शुरुआती दौर तो मान लीजिए साइकिल से ही हुआ, लेकिन हर इंसान को अपने लाइफ में जो है एक गुड कैसल होनी चाहिए। गुड कैसल, तो उस गुड कैसल को कैसे बनाएंगे? पहले नंबर अपने आप को अंदर से जगाएंगे। महात्मा गांधी इतने संघर्ष किए थे तभी तो जाकर के देश की आजादी मिला। महात्मा गांधी इतना प्रयास किए थे, इतना मूवमेंट चलाए थे, तभी तो जाकर महात्मा गांधी को लोग इतना याद करता है। कांटे तो बहुत है रास्ते में, बहुत कांटे हैं रास्ते में। हमारे लड़का सब दरोगा बना, फलाना बना, चिलाना बना, उसमें भी लड़का में जलन रहता है, अरे फलनवा की सर हो गई, हमारा 3 सेकंड से फिजिकल ना भरी, लड़का में जलन भी रहता है। ऐसा होता है हर किसी में। लेकिन आज तक हम बता देते हैं कि अपने लाइफ में हम कभी भी नेगेटिव नहीं सोचे और कभी किसी लड़का को या लड़की को हम बिगाड़ने की कोशिश करने के लिए कभी नहीं सोचे, फलाना को पैर खींच दे, नहीं। हमारी छोटी छोटी खुशी में ही जाकर के बहुत बड़ी खुशी मिली। हमारा पीटी का रिजल्ट होता था तभी हम बताते थे और लड़कों के बीच में लड्डू कम से कम बांटते थे, आधा किलो ही लड्डू क्यों नहीं वाले बांटे। उससे क्या होता है ना, आपके अंदर आत्मविश्वास जगता है, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। अंदर से आपकी आत्मविश्वास कैसे पैदा हो, मार्केट में थोड़े मिलता है ना। बीपीएससी गेट पर जाकर के किताब मिल सकता है, मैगजीन मिल सकता है, पेन कलम मिल सकता है, आत्मविश्वास थोड़े मिलेगा। आत्मविश्वास आपको सिर्फ जगाना होगा, आपको अंदर से जगाना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से मिलेगा? आप अपना जो प्रतिभा है उसको आप किस तरह से उसको आप निखार रहे हैं। बहुत अच्छा निखार है, अच्छी आपकी होगी। तो देखते होंगे जो आईएएस लेवल का, जो अच्छे अच्छे अधिकारी लेवल की तैयारी जो करते हैं, उनके चेहरा पर चमक होता है, चमक होता है। इस बात को फील किए कभी? क्यों चमक होता है? क्योंकि उनका जो है आत्मविश्वास अंदर से जो है ऐसा है कि हम एक दिन आईएएस क्रैक करेंगे। उनका आत्मविश्वास है कि हम दरोगा नहीं बनेंगे, उनका आत्मविश्वास है सचिवालय सहायक हम नहीं बनेंगे, जब भी बनेंगे तो हम यूपीएससी ही कंडक्ट करेंगे, बीपीएससी ही कंडक्ट करेंगे। तो ये अंदर से आपको तब फील होगा जब आप अंदर से स्ट्रांग हो, जब आपकी लेवल जो है पढ़ाई लिखाई की लेवल एक अच्छी होगी। हम एक आईएएस थे मिर्त्याला राजू, शायद उसी समय 1999 या 2000 ईस्वी में जो है कि वो इंडिया में टॉप कर गए थे, नंबर 1 रैंकिंग पर थे। उनसे एक बात हम सीखे थे कि जब भी कोई वो बोलते थे, मैंने उनका इंटरव्यू हमने देखा था, वो कहते थे कि मेरे जहन में बस एक ही चीज सीखना था कि किसी भी टॉपिक पर अगर हम बात करें तो कम से कम 2-3 मिनट हम बोल सके, चाहे दुनिया के कोई भी टॉपिक हो, महात्मा गांधी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, है ना, आपको सच्चिदानंद सिन्हा हो, या आपको साइंस में मान लीजिए कि प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, विटामिन, इनमें उनका ऐसा हमको लगा कि ये बात सही बोल रहा है। तो हमने क्या किया स्टार्टिंग से कि छोटे छोटे पॉइंट को हमने ऑब्जर्व करने लगा, नोट्स बनाने लगा। हमने नोट्स बनाना प्रारंभ किया कि नोट्स इसका बनाया जाए। तब जाकर के हमको लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है। उसके बाद सीनियर लोगों से मिले, सीनियर लोगों में गए, क्विज जिसको टॉपर्स क्विज क्लब बोलते थे, अच्छे अच्छे भैया लोग थे, वहां भी गए। तो मुश्किल से 10-12 दिन वहां सीखने के लिए जाते थे कि होता क्या है क्विज करने से, फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। लेकिन हमको जहां तक लगा कि वहां घाटा ही हो रहा था, क्योंकि आपस में टॉकिंग, कभी मजाक, कभी यहाँ का बात, कभी वहां का बात, कभी उसका बात, कभी मैंने पढ़ता था लोग आधा घंटा, 1 घंटा और 2 घंटा बकवास की बातें होता था। हमने कहा नहीं, ये फालतू है। तो ये लेवल आपको वहीं से मिलेगा। और किताब जो है ना सबसे बड़ा आपका दोस्त है। बुक्स जो है सोचन शक्ति बढ़ाइए और ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बढ़ाइए। ऑब्जर्वेशन का मतलब कहाँ से हम उसको सीख लें,
कहां से हमको क्या चीज मिल सकता है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब सारी जो बातें जब आपके जहन में जिस दिन आ जाएगा ना, अब देखे ना, आपको लड़का का एक इंटरव्यू आपको सुनवाए थे, जो चंदन कुमार लड़का जो अरवल डिस्ट्रिक्ट का था, 10 वर्षों से तैयारी कर रहा था लेकिन सफलता उसको नहीं मिलता था। कल एक लड़का दिल्ली से फोन किया, उसका नहीं अहमदाबाद में जॉब करता है, बोला कि सर आपसे याद है आपको, सर आपका नंबर सर भूल गया था। कल हमको फोन किया, अहमदाबाद से रेलवे में जॉब उसको लगा है, बोला कि सर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी आज तक लो होते हुए देखा नहीं हमने कभी, और आप इतना अच्छे पढ़ाते हैं, इतना अच्छे पढ़ाते हैं कि आपको वही लड़का लाइक करेगा जो कि कंटेंट आज तक से उसको मिला नहीं है। यही चीज अगर हम बताते ना बाबू, बकवास चीजें भर देते, इसमें बहुत बकवास चीजें हैं, बता देते हैं, तनी बनी बकवास नहीं है, लेकिन सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सब कहीं ना कहीं पूछेगा, आप इसी से संबंधित रिलेटेड पूछेगा। तो हमारी जो अनुभव है, किस्सा कहानी जरूर बता देंगे, लेकिन वो चीज आने वाला है कि नहीं आने वाला है ना। लेकिन जो चीज आने वाला है उसको हम छोड़ते नहीं है और उसको बढ़िया तरीका से उसको छेड़ते हैं। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मन से पढ़िए ना 6 महीना। अगर किसी भी तरह आप मेरा हिस्ट्री भी देख लिए, क्लास करके 8-10 क्लास लिए हिस्ट्री में आपका, पॉलिटी भी आपका मेरा आज 8वां क्लास है। अगला सप्ताह में आपका क्लास जो लेंगे ज्योग्राफी का लेंगे, ज्योग्राफी थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, और उसमें मिसलेनियस का भी क्लास लेंगे, ठीक है। मिसलेनियस समझ रहे हैं ना, जैसे भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, इंपॉर्टेंट पुरस्कार, ओलंपिक गेम, फीफा वर्ल्ड कप, राष्ट्रमंडल खेल, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, कथकली, कथक, है ना। उससे रिलेटेड जो है कि कौन से महारत हासिल की, जैसे बिरजू महाराज, सरलाबाई, है ना, संयुक्ता पाणिग्राही, सुनीता सिंह, ये सब नाम याद आता है, सबके बारे में एकदम नाचते रहता है माइंड में। सब क्वेश्चन खेल चुके हैं, सब पूरा बैटिंग किए हैं, रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में, पूरा बीपीएससी में। तो जीएस के बारे में आपको सोचना नहीं है। राकेश लाल बस जिंदाबाद रहना चाहिए। कंटेंट तो आपको इतने भर देंगे। अभी देखिए, तो बिहार दरोगा में लड़के एकदम उबाल मार रहे हैं, पूरे बिहार में लड़का जो है कि मेरे पास उबाल मार रहा है कि सर पिछला बार हमने आपका मैंने टेस्ट दे करके लोग पास किया था, लेकिन फिजिकल में नहीं पाया बेचारा सब। तो अब बताइए कि जिस दिन हम कट ऑफ जॉब जारी किए थे, मान लीजिए जो लड़के हमारे प्री दे रहे थे, मेंस जो दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि प्री और मेंस जो देता है वही नहीं जानेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। लेकिन कट ऑफ जिस दिन हमने जारी किया था, तो बहुत लड़का जो गलत शब्द बोला था, अनाप शनाप बोला था, गाली किसी ने नहीं दिया, लेकिन वो दूसरे लैंग्वेज में अपना वो प्रादुर्भाव किया, अपने अंदर के मन की बात को उजागर किया। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले भी अपना जाकर के लोगों से कमेंट्स करवाए कि ससुरा को बर्बाद कर देना है कि नहीं, और सही हुआ। कट ऑफ तो हमने दिया 6 जनवरी को, प्री का रिजल्ट जो है बिहार दरोगा प्री, और 2 फरवरी को जाकर कट ऑफ जारी हुआ। सब पगला जितना सब था ना, कुत्ता हरामी जिसको बोला जाता है, आप लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं ये बिहारी लैंग्वेज में, सबका आंख मैंने धरा का धरा फट गया सबका, और सब मुरीद हो गए मेरे। टीचर्स क्यों बता रहे हैं, टीचर्स भी जो अच्छे अच्छे स्टार टीचर आज हमारे मुरीद हो गए वो लोग, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हम बोलते हैं पहले हम ही बोलते हैं, तब वो लोग जाकर के पीछे से राग आलाप करता है। 99.99 100% कट ऑफ हमारा जाकर के लोग देखा, तो सब जो है कि कुछ टीचर तो हमारे कमेंट भी किए थे, इनका ये है, वो है, फलाना है, चिल्लाना है, ठिकाना है। अरे भैया, हम अंदर से मेरे पावर है, शक्ति है, कोई कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। फिर मेंस में भी हम लोग देखा, वही प्री का लड़का बोला कि सर एक बार आपका आमतौर बबूर मिल गया तो बार बार मिलवे करेगा। अरे गधा, एगो दूगो नौकरी हम नहीं लिए हैं, किसी का पीटी का रिजल्ट का इंतजार रहता है, किसी ग्रुप डी का भी नौकरी नहीं होता। एक पटना के कोचिंग संस्थान है, नाम नहीं लेंगे, और बिहार दरोगा मेंस भी वो दिए थे और नहीं हो पाया। कभी कभी बात हमसे होता है, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
और उनका दावा है कि इस बार हम मैंने बहुत अच्छा खासा लड़कों को दरोगा बनाए। खुद का रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, खुद का उनको पता नहीं है कि दरोगा में क्या पढ़ना है, और वो दावा कर रहे हैं कि हमारा मैंने इतना लड़का दरोगा बना। उससे बड़ा बोझ धरती पर कोई नहीं है। हम तो बहुत सारे रिजल्ट दिए, कभी मेरे मुख से सुने कि इतना रिजल्ट दिए। और ये बोलते वो नहीं, बोलिए जहां कहिएगा तुरंत धड़ाक से फोन लगा देंगे कि देखो मेरा यहाँ बच्चा नौकरी कर रहा है, यहाँ कर रहा है, बात करो उससे। कुछ बच्चे तो हमारे यूट्यूब चैनल को देख देख करके हमको फोन करता है कि वही पुराने गुरुजी हमको मिल गए। तो अंदर से आत्मविश्वास जगाइए, लड़का हो या लड़की, सब लोग मेहनत करिए, नौकरी सबकी होगी, जो मेहनत करेगा वही होगा। भैंस चराने वाला का लड़का, भैंस चराता था लड़का, वो आज आरपीएफ में नौकरी कर रहा है, ठीक है, आरपीएफ में नौकरी कर रहा है। एक जिसके माँ पिता नहीं थे, बेचारा माँ भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, और मामा के घर रह करके पढ़ता था, आज लड़का ग्रुप डी में जॉब कर रहा है, कर तो रहा है ना, सेल्फ डिपेंडेंट तो हो गया, किसी का बोझ तो नहीं रहा। रास्ता दिखाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, सब कोई रास्ता नहीं दिखा सकता है। महात्मा बुद्ध एक ही हो सकते हैं, हजार नहीं। महात्मा गांधी एक ही हो सकते हैं, लाखों नहीं। भगत सिंह एक हो सकते हैं, उनके जैसा हजारों नहीं। भले फॉलोवर होंगे, उसी टाइप से रास्ता दिखाने वाला कोई एक ही हो सकता है। अच्छा रास्ता, बुरा रास्ता दिखाने वाले बहुत सारे। तो आज के क्लास आज यहीं समाप्त, चूंकि आपको बताए थे 10 भी बज गया। सर बहुत दिली इच्छा है कि आने वाला 68वीं बीपीएससी का क्लास आपसे ही करें, कृपया जरूर लें। एकदम 68वीं बीपीएससी का प्री का और मेंस का 67वीं अगर आपका होता है एग्जाम, तो आपको मेंस में भी हम लोग जाकर के इसका स्टार्ट करेंगे। आप जैसे गुरु को पाकर भारत माता के धन्य हो गए। सही बात है, सही बात है, कोई बात इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तस फल चाखा, सही बात है। तो वैसे लोगों से बचिए, अपने दोस्तों को, यारों को भी बताइए, पढ़ाई पढ़िए। 2-4 वीडियो, हम तो अच्छे जो टीचर जो पढ़ाता है, लोग हम सोचते हैं कि 2-4 को वीडियो कोई टॉपिक पर कोई पढ़ा करके दिखाओ, आज तक नहीं मिलता है दोस्तों। हम चाह करके भी, किसी को लैंग्वेज भी नहीं है बोलने का, आधा बोलेगा भोजपुरी, आधा हिंदी, आधा उसमें गाली देता है। देखिए ये सब जो है गुड मैनर नहीं है टीचर्स के लिए। एक अच्छे टीचर का पहचान यही है कि हर टीचर वैसा नहीं हो सकता। एकाध टीचर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। आजकल सारा मार्केट में जो है पैसा का खेला हो गया। 299 रुपए में हमने जाकर के ऑर्गेनाइज किया था बिहार दरोगा, और 299 रुपया में कितनों को हम दरोगा बना दिए। सोच लीजिए, घर में बच्चा रह करके, पढ़ करके, बढ़िया से मेहनत कर करके और दरोगा बन गया। बताइए क्या आज की क्या है। वो सिर्फ आपकी जो है 299 रुपए इसलिए लिया जाता है कि बहुत सारे टेक्निकल टीम है, स्टाफ है, पेपर और पेन का समझिए कि खर्चा है। हमको इस पैसा से कोई मतलब नहीं रहता है। जिस पर खुद का जोर चलता है उस पर दुनिया का दबाव नहीं चलता है। धरती वीरों से भरी पड़ी है, उन वीरों में से आप भी एक है सर। आप जैसे गुरुओं को पाकर भारत माता की धन्य हो। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अभी कंटिन्यू क्लास यहीं पर ड्रॉप हो गया, क्योंकि संविधान आपका लागू कर दिए हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया है। 26 जनवरी 1950 को संविधान इसलिए लागू हुआ था क्योंकि आपका 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, उस लाहौर अधिवेशन की बातें, पूर्ण स्वराज, और उसी को जाकर के वहां पर जो है सुपुर्द किया गया, और 26 जनवरी का हम लोग वेट कर रहे थे। इसीलिए जाकर के भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और उस दिन से हमारा देश क्या हो गया, गणतंत्र बन गया। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कल क्लास नहीं होगी, संडे क्लास क्लोज। थोड़ा सा हम लोग को भी समय दो यार, रेगुलर क्लास लेते हैं हम लोग। संडे क्लास क्लोज रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे से। मंडे को आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा भारत का भौतिक भूगोल। पहले तो भारत के बारे में जानना होगा हम लोग को, मैप के बारे में। तो बेसब्री से आप लोग का इंतजार रहेगा क्लास का, सही बात है। तो निश्चित तौर पर जो है आप जुड़िएगा, मंडे को मैक्सिमम लोग क्लास करिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इनकलाब जिंदाबाद।